हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका विश्वास बैच की एक और वीडियो में, जिसमें हमने जो संबंध एवं फलन पहला चैप्टर है क्लास 12 का, उसमें पहले चैप्टर में 8 क्वेश्चन कर लिए हैं। 90 क्वेश्चन की आज बारी है। स्टार्ट करते हैं मित्रों, बिना टाइम वेस्ट किए आपका। ठीक है भाई, सब्जेक्ट अपना मैथ है। इसका क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो ज्यादातर हम लाइव आते हैं और जो लाइव का टाइम है वो 9 से 10 के बीच था, लेकिन उसमें क्वालिटी की दिक्कत आ रही थी कि वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं हो पा रही थी, है ना। जितना हमसे हो पाया उतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी, तो ऑफलाइन कोशिश की है। अब तुम्हें क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और इसमें तुम्हें फायदा है। फायदा तुम्हारा ये हो जाएगा इसमें भाई, तुम स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, वीडियो रोक रोक के देख सकते हो, और क्वालिटी कितनी भी देख सकते हो। तो क्वालिटी का जो है थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं। बाकी तुम्हें एक एक चीज समझ में आएगी, इस चीज की गारंटी हमारी है। अब देखो, क्वेश्चन 8 तक करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। इसमें जो समुच्चय हमें दे रखा है वो कैसा है भाई, साफ साफ लिख के दिया है कि a बराबर जो है x यदि अवयव है z का, मतलब समुच्चय में x अवयव है और x z का अवयव है, और z का मतलब है पूर्णांक। z जो होता है किसका समुच्चय होता है, पूर्णांकों का समुच्चय। और पूर्णांक प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं, है ना। ये है बात। फिर हमसे कह रहा है तथा जो x है वो तो या तो 0 है या फिर 0 से बड़ा है, या फिर x जो है या तो 12 है या 12 से छोटा है ना। ये x की लिमिट कर दी। अगर मैं z की बात करूं तो z तो बहुत बड़ा समुच्चय हो जाएगा ना, उसमें प्लस के सारे अंक, माइनस के सारे अंक, तो बहुत बड़ा हो जाता। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उसको लिमिट कर दिया कि 0 जो है, जो x है वो 0 है या 0 से बड़ा है, या 12 है या 12 से छोटा है। ठीक है, ऐसे। अब 90 के 2 सवाल हैं। पहला क्या है मेरे भाई मित्र, देख लेते हैं पहला क्या है। इसमें हमें कह रहा है जो रिलेशन है ना आर, वो किस प्रकार है। देखो, यदि रिलेशन में दो अवयव a, v है तो वो इस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार, कि यदि a माइनस बी का अंतर लिया जाए, मतलब a और b का अंतर लिया जाए। मॉड का मतलब है घटक, चाहे 0 आए चाहे माइनस का आए। मतलब मॉड का मतलब तो ये, अगर माइनस आ रहा है तो वो इसको प्लस कर देगा। मॉड का मतलब सिर्फ इतना सा है। तो वो 4 का एक गुणज है, 4 का एक गुणज है, 4 का एक गुणज है। ये इतनी सी बात है इसमें। पहले में 90 के इस प्रकार से संबंध है। देखो, धीरे इसलिए चलना पड़ता है, इसलिए बताना पड़ता है, अच्छा समझ में आता है, क्योंकि मुझे तुम जितना ध्यान से सुन पाओगे उतना ही अच्छा आपको समझ में भी आएगा। अब बात है 4 का एक गुणज है, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि 4 के गुणज कौन कौन से हो सकते हैं। 4 का पहाड़ा ही 4 के गुणज है। जैसे अब देखो, अब तक हमने पढ़ा है 4 का पहाड़ा 1 से, लेकिन मेरे भाई इसमें 0 भी सम्मिलित होता है। अगर मैं 4 की गुणा 0 से करूंगा तो 0 आएगा, तो 4 का एक गुणज 0 भी है। वैसे अगर मैं 4 की गुणा 1 से करूंगा तो क्या आ जाएगा, 4। ऐसे ही अगर मैं 4 की गुणा 2 से करूंगा तो क्या आ जाएगा, 8। ठीक है भाई दोस्तों, तो इसका मतलब जो 4 का पहाड़ा है वही हमारे गुणज है। और ऐसे अगर मैं 4 की गुणा 3 से भी करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, हमारा 12। तो इस प्रकार का हमारा रिलेशन बनता चला जाएगा। आगे तक रिलेशन नहीं, इसको कहेंगे 4 के गुणज बनते चले जाएंगे आगे के लिए। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हमें इसमें करना क्या है, जो ये संबंध है इसमें बताना है कि ये स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो पहला हम चेक क्या करेंगे, स्वतुल्य के लिए। पहले इसको देखेंगे, स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे। स्वतुल्य, अब देखो, अगर तुमने पिछली क्लासें नहीं ली हैं तब तो तुम्हें इसमें दिक्कत आ सकती है, वरना स्वतुल्य ही पढ़ने पे है, सममिति पढ़ने पे है, संक्रामक ही पढ़ने पे है। नवा सवाल ये है, और उसमें खंड भी थे 4-5, कम से कम 15 से 20 सवाल ऐसे ही कर लिए, एग्जाम्पल भी करे हैं जिसमें 1-2, है ना। तो इन चीजों को हम सीख गए हैं। अगर तुम पहली बार देखो तो हो सकता है दिक्कत आए, लेकिन फिर भी अपना 100% देंगे, पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। स्वतुल्य है इसका मतलब जो हम हमारे इसमें ये सारे अवयव है, ये सारे अवयव ये इसमें होने चाहिए। तो मैं मान लेता हूं इसमें कोई एक अवयव है ए,
ए जो है अवयव है हमारे समुच्चय का, मैंने ये मान लिया। ठीक है, अब ए में से अगर मैं ए को घटाऊं तो वो 4 का एक गुणज बचना चाहिए, तो क्या बचेगा, तो यहां लिखेंगे ए माइनस ए बराबर 0 और ब्रैकेट में एक हल्का सा रीजन दे देंगे, 0 कोमा देंगे 4 का गुणज है। अभी मैंने समझाया ना कि 4 के गुणज कौन कौन से होंगे। अगर मैं ए अवयव ले रहा हूं, ए का मतलब इसके अवयव जो है इतने सारे, मैं सब तो थोड़ी चेक करूंगा, मैं तो किसी एक को लूंगा ना। तो जो हमारे ए अवयव है वो इसका समुच्चय का एक अवयव है, ऐसे करी बात। ठीक है, यहां तक समझ में आया? 1 मिनट देंगे जरा हम। ठीक है, चलो अब मैं ये कह रहा था कि अगर मैं ए में से ए को घटाऊंगा तो वो 0 बचेगा। बिल्कुल सही बात है, किसी भी संख्या में से किसी भी संख्या को, सेम संख्या को घटाते हैं तो 0 बचता है। 0 4 का गुणज है, हाँ जी है। अगर ये 4 का गुणज है तो ये रिलेशन में है, बिल्कुल सही बात है, रिलेशन में है। इसका मतलब ये हुआ कि ए कोमा ए जो है अवयव है आर का। बताओ, यहां तक मैं मानता हूं, यहां तक समझ में जरूर जरूर आया होगा, जरूर जरूर, है ना, बहुत आराम से समझ आया, प्यार से बिल्कुल। ठीक है, अगर ये ए कोमा ए अवयव आर का, इसका मतलब ये शतुल्य है। तो मैं पूरी लाइन ना लिख के ले रहा हूँ, शतुल्य है। चलो इस लाइन को पूरी लिख देते हैं। अतः संबंध स्वतुल्य है। बताओ भाई मित्र, सखा, मित्र का पर्यायवाची सखा है, तो सखा आपको यहां तक समझ में आया? चलो अब दूसरा, दूसरा क्या चेक करेंगे, यहां सम्मित चेक करेंगे, सम्मित चेक करेंगे, सम्मित। अब सम्मित के लिए क्या होता है, उसके लिए हम ज्यादा समुच्चय को नहीं देखते, रिलेशन को देखते हैं, रिलेशन में से ही कोई अवयव उठाते हैं। तो हम मान लेते हैं, इसमें क्या मान लेते हैं कि ए कोमा वी अवयव है आर का, और जो हमारे ए कोमा बी है वो दोनों ही अवयव है एक। ये पूरा पुष्टिकरण है इसका, अगर लेना है तो ले लीजिए, वरना इसकी कोई खास जरूरत होती नहीं है। तो मैं कुछ सवाल में लिख देता हूँ, ए कोमा वी अवयव है आर का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं ए माइनस वी करूंगा और मोड लगा रहा हूं, मुझे नहीं पता कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो वो जो है 4 का एक गुणज बचेगा। या बराबर नहीं लगाऊंगा, यहां लिखूंगा ए माइनस वी का मोड 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, यही तो लिखूंगा मैं यहां। अच्छा, कैसे पता करा, ये मैंने ऐसे पता करा क्योंकि ए कोमा भी संबंध में है। अगर संबंध में है तो संबंध कैसा है कि ये पूरा जो है 4 का गुणज है, तो मैंने यह लिखा है पूरा 4 का गुणज है। ठीक है, अब देखो, यदि a माइनस बी मतलब a में से b को घटा रहा हूं तो वो 4 का एक गुणज आ रहा है, मैं मान रहा हूं वो 4 ही आ रहा है, मैं मान रहा हूं 4 ही आ रहा है। इसको 8 मान लो, इसको 4 मान लो, एक उदाहरण दे रहे हैं। तो अगर मैं 8 में से 4 घटाऊंगा तो 4 बचेगा, सीधा सीधा है। अब इसको इधर कर दो, b को, a को इधर कर दो। अगर मैं 4 में से 8 घटाऊंगा तो माइनस के 4 बचेगा, और ये मोड उसको प्लस कर लेगा, तो फिर से कहानी वहीं आगे घूम के, आगे नहीं आगे, बस यही बात हमें लिखनी है। यदि यदि a माइनस बी 4 का गुणज है, तब तब v माइनस ए भी, v माइनस ए भी 4 का गुणज होगा। बहुत अच्छी लैंग्वेज, पूरा रीजन है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि v कोमा ए अवयव होगा आर का। क्यों होगा, क्योंकि उसने हमसे कहा है कैसा संबंध है, जिन दो संख्याओं को घटा के 4 का गुणज आ जाए वो संबंध में है। तो v कोमा ए अवयव है आर का, यानी कि अगर b में से a को घटा रहा हूं वो 4 से कट रही है, तो इसका मतलब है वो संबंध में है। ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, आया होगा समझ, दिखा नीचे तक, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीज मैंने सिर्फ आपको समझाई थी कि 4 के गुणज कौन कौन से होते हैं। इसको हटा देते हैं। अब यहां से देखो, तीसरा एक और चेक करना है हमें। तीसरा हमें क्या चेक करना है, संक्रामक है या नहीं है।
तो तीसरे के लिए हम चेक करेंगे दोस्त संक्रामक। देखो 1 अप्रैल से हमारे बैच में क्लासेस चल रही हैं। जो बच्चे लेट जुड़ेंगे, लेट पढ़ना शुरू करेंगे, वो तुमसे बहुत पीछे हो जाएंगे। अगर तुम प्रॉपर क्लास ले रहे हो ना, इसका मतलब है आप बहुत आगे निकल जाओगे उनसे। हमने बहुत मटेरियल पढ़ लिया और वो अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो पीछे छूट जाएंगे, है कि नहीं है? तो वही बात है। अब देखो संक्रामक अगर हमें चेक करना है तो इसमें भी हम किससे ज्यादा लेना देना रखते हैं? संबंध से। मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि a कोमा v अवयव है r का, तभी तो चेक हो पाएगा, है ना। a कोमा v अवयव है r का, तथा इससे शुरू होने वाला लेंगे और एक अन्य अवयव ले लेंगे c, जो कि अवयव है r का। ये दोनों संबंध में है, इतना हमें मान के चलते हैं। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि a कोमा c अवयव होगा r का। बस कुछ भी करके ये लेके आना होता है, ठीक है। यदि a कोमा b अवयव r का, इसका मतलब है a माइनस v 4 का गुणज है, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या हो जाएगा? यानी कि b माइनस सी 4 का गुणज है। इसका मतलब भी तो यही होगा कि ये 4 का गुणज है। a माइनस बी भी 4 का गुणज है, b माइनस सी भी 4 का गुणज है। तब ये रियलिटी है कि अगर तुम a में से c को घटाओगे तो वो भी 4 का गुणज ही आएगा। उदाहरण भी ले सकते हैं इसके लिए, एग्जाम्पल लेके देख कैसे। a को 4 माना, b को 8 माना, 4 में से 8 जाएंगे, माइनस का 4 बचेंगे, मोड उसको प्लस कर लेगा। b को 8 माना है, c को ऐसा मानो कि 4 का गुणज आए, तो इसको अगर 8 माना है तो c को मैं कह रहा हूं 12 मान लो। 8 में से 4 गए, कितना बचेगा? 8 में से 12 गए, माइनस के 4 बचेगा, इसका मोड इसको प्लस कर देगा। a क्या माना था? 4, c क्या है? 12। 4 में से 12 माइनस करो, 8 बच रहा है। 8 भी क्या है? 4 का गुणज, आता ही आता है, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं यदि ऐसा है, यदि ऐसा है तब तब a माइनस सी भी 4 का गुणज होगा, 4 का गुणज होगा। अगर a माइनस सी 4 का गुणज है, इसका मतलब है a कोमा सी अवयव है r का। अतः यह जो संबंध है ना, अच्छा मैं यहाँ बताना भूल गया, क्या सम्मित है ये, है ना। यहाँ लिख लेना है सम्मित है, क्योंकि अवयव आ गया था, वो तुम्हें खुद भी पता चल जाना चाहिए। संक्रामक भी है। पूरा ऐसे लिखना है, ये मैंने एक लाइन लिख के दिखा दी, पूरा ऐसे लिखना है, ठीक है दोस्त। समझ में आया? अगर तुम्हें थोड़ा सा भी समझ में आया और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। इस सवाल को उतार लो या स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, यहां तक आपने कर लिया होगा। अब इसको रफ करते हैं। वो सारा ही रफ हो गया, इसका दूसरा खंड रह रहा है अभी। चलो अभी देख लेते हैं क्या है दिक्कत है। देखो भाई, समुच्चय यार वो फिर से लिखना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 90 का ही था ये, वो ध्यान नहीं करा, वो रफ कर दिया। कि यदि x अवयव है z का और 0 से बड़ा है, 12 से छोटा है, ये समुच्चय था। और इसी के दूसरे का संबंध देखो अब क्या है। संबंध किस प्रकार है कि जो तुम्हारा रिलेशन है, अगर उसमें दो अवयव a, v हैं, तो वो इस प्रकार संबंधित है कि a बराबर है b के। ठीक है, इसको मैं रोस्टर रूप से भी समझा सकता हूँ, रोस्टर रूप से, पर छोड़ो, जरूरत नहीं है। पहला चेक करेंगे स्वतुल्य, क्योंकि हमें ज्यादातर सवालों को ऐसे ही करने की आदत होनी चाहिए। हर किसी का रोस्टर रूप हम नहीं बना सकते, इसका बना सकते हैं वैसे। अब देखो इसको समझते हैं, दो कैसे अवयव एक दूसरे से संबंधित है कि दोनों बराबर होने चाहिए, है ना। अब हमें स्वतुल्य चेक करना है। इसके लिए क्या करूंगा मैं? मानूंगा, माना
अब देखो कोई अवयव ए ही ले लो, ए अवयव है हमारे बड़े समुच्चय का अवयव है, ठीक है। तब ए बराबर बी, तो हम लिखेंगे ए बराबर होगा ए के। यदि ए बराबर ए के है, इसका मतलब ए कोमा ए अवयव है आर। अब देखो पिछले जैसा लिखना है, अतः सैतुल्य संबंध है। भाई इससे ज्यादा अगर सवाल को समझो, सवाल बुरा मान जाएगा, ये कहेगा बस बस करो यार, कितना समझाओगे। सीधा 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 हिसाब है। ए बराबर ए के है, हाँ जी है, और ए बराबर बी के है, किसमें, रिलेशन में। रिलेशन में कैसे अवयव हैं, जो दोनों बराबर हैं, तो ए के बराबर होगा, हाँ जी होगा। अगर ये ए के बराबर होगा तो ए कोमा ए अवयव होगा आर का, हाँ जी बिल्कुल होगा। तो अतः जो संबंध है सतुल्य है, ऐसे है, ठीक है। चलो दूसरा क्या चेक करेंगे, इसके लिए हम सम्मित चेक करेंगे। देखो अब हम सीख चुके हैं ना, थोड़ा समझो इस बात को। चलो सम्मित के लिए क्या होता है, हम कोई भी अवयव ऐसे करके ले लेते हैं कि ए कोमा वी जो है वो अवयव है आर का। इस बात का मतलब क्या हुआ कि ए बराबर है बी के, तो बी भी बराबर होगा ए के, दोनों आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब बी कोमा ए जो है अवयव होगा किसका, आर का। और सम्मित में ये तो चाहिए, अगर सीधा है तो उल्टा भी होना चाहिए, हाँ जी है, तो यह सम्मित भी है, ठीक है। तीसरा क्या चेक करेंगे हम, संक्रामक। बड़ा आराम से करेंगे, प्यार से एकदम। संक्रामक चेक करना है, संक्रामक, ठीक है करो। संक्रामक के लिए दो अवयव लेंगे कि यदि ए कोमा वी अवयव है आर का तथा बी कोमा सी अवयव है आर का। इस चीज का मतलब है कि ए बराबर बी, उस चीज का मतलब है बी बराबर सी, तीनों का मतलब निकला ए बराबर बी बराबर सी, यानी कि ए भी बराबर होगा सी के। यही हमें सिद्ध करना होता है। इसका मतलब ए कोमा सी क्या है, अवयव है आर का, अतः संबंध संक्रामक है। इससे ज्यादा इस सवाल को मैं टाइम नहीं दूंगा, बहुत हल्का सा। उतारो या स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, रफ करते हैं इसको। अगला सवाल देखते हैं, अब तो इसको रफ कर सकते हैं। अब देखो ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो ऐसे ऐसे है। ये चीज तुम्हें थोड़ा भी समझ में आनी शुरू हो जाएगी, होने लगी होगी, पर इस सवाल को सबसे लास्ट में करेंगे। अब इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, उसमें क्या दे रखा है। इसमें हमें उदाहरण बनाने हैं, तो बनाने के लिए मेरे भाई सारी चीजें समझ में आनी आनी चाहिए, तब बन सकते हैं। 11वां सवाल हमसे क्या कह रहा है कि एक समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय है। समुच्चय कैसा है कि एक समतल है, जैसे बोर्ड है एक समतल ही तो है, सम मतलब समान तल, समतल सा हो जो है ना, तो ये बोर्ड एक समतल है। इसमें जितने भी बिंदु मैं ऐसे टिक 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 कर दूं, वो सारे ही बिंदु एक समुच्चय में है। इतनी बात समझ में आई कि समुच्चय क्या है। समुच्चय ऐसा है जैसे एक बोर्ड है, इस बोर्ड में मैं बहुत सारे बिंदु कर सकता हूँ, बहुत सारे हो जाए, वो सारे के सारे बिंदु समुच्चय में है, ठीक है। तो ए जो है हमारा समुच्चय जो है, उसमें क्या है, समतल में स्थित सभी बिंदु, समतल में स्थित सभी बिंदु, ठीक है। इसको बंद कर। अब रिलेशन किस प्रकार का है, मेन तो ये है, सारे बिंदुओं में से किस प्रकार के बिंदु रिलेशन में होंगे, तो वो इस प्रकार के होंगे दोस्त। मान लो, अच्छा इसमें दे रखा है कि रिलेशन क्या है कि यदि कोई बिंदु P है और दूसरा बिंदु Q है, तो वो इस प्रकार संबंधित है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, है ना, ये जो ना हमारा बिंदु, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी,
मूल बिंदु से दूरी बराबर है बिंदु से दूरी तथा, ऐसे लिखो, तथा बिंदु क्यू की, अरे भाई, बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है। समान है का मतलब बराबर है। ठीक है दोस्त, एक बार फिर से समझा देता हूं। ये है समतल में स्थित बहुत सारे बिंदु, और उनमें से दो बिंदु इस प्रकार संबंधित हैं। अगर हम कोई भी दो बिंदु उठा लें तो संबंध में कौन कौन से बिंदु हैं, जिनकी मूल बिंदु से दूरी समान है। जैसे मूल बिंदु क्या होता है, कैसे कैसे सब चीज समझते हैं। जैसे चतुर्थांश को सब जानते होंगे, हाई स्कूल में पढ़ा होगा आपने। इसका नाम है चतुर्थांश। ठीक है, इसमें ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ये जो बिंदु है ना, ये बीच वाला इंटरसेक्ट पॉइंट, बिल्कुल इसके जो निर्देशांक होते हैं, यानी एक्स और वाई के मान होते हैं, वो 0,0 होते हैं, और इसी बिंदु को नाम दिया जाता है मूल बिंदु। ठीक है, इसी बिंदु को नाम दिया जाता है मूल बिंदु। ये है हमारा मूल बिंदु। जब हम ना तो एक्स पे चले हो ना ही वाई पे चले हो, तो जो वह बिंदु है वही हमारा मूल बिंदु है। ठीक, अब उसने कहा है कि संबंध कैसे बिंदुओं का है, जो इस मूल बिंदु से समान दूरी पर होंगे। जैसे एक बिंदु ये रख दूं, अब जितनी दूरी इसकी है उतनी एक और बिंदु की होनी चाहिए, तो दोनों बिंदु संबंध में है। तीसरा ये भी है, ये भी है, मतलब समान दूरी पर जो होंगे, ऐसे 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 समान दूरी पर जितने भी बिंदु होंगे मूल बिंदु से समान दूरी पर, समान दूरी पर। जैसे इस बिंदु को मिलाऊं और इस बिंदु को मिलाऊं, अगर ये 2 है तो ये भी 2 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, ऐसे। ठीक है, तो ये जितने भी बिंदु हैं हमारे, सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, मूल बिंदु से समान दूरी पर होंगे, और सारे ही रिलेशन में होंगे। अभी मैंने कुछ बनाए, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे रिलेशन में। इतनी बात समझ में आई? बस अब इसको शैतुल्य समित संक्रामक सिद्ध करना है। 1 मिनट का काम और रह रहा है। इसको रफ कर देते हैं चित्र को। ये तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए था। चाहो तो इसको साइड में बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई तुम्हारे नंबर काटने वाला है, तुमसे कोई कुछ कहने वाला नहीं है। एक्स्ट्रा पॉइंट भले ही, प्लस पॉइंट है हमारे। ठीक है दोस्त, अब देखो होता क्या है। यहां से पहला हम चेक करेंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए हम क्या करते हैं, पी कोमा ऐसे करके लिखो। पी जो है अवयव है ए का। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा और बता देता हूँ, थोड़ा सा और देखो, बहुत हल्का करा देते हैं। ये मुझे लिखना पड़ेगा बार बार, पूरी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, उससे बचना चाहता हूं मैं। तो मान लो, माना 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 बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर ओपी। मान लिया ना, माना बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, इसको मान लेते हैं OQ। अब जो मुझे इतनी बड़ी लाइन लिखनी पड़ती है ना बार बार, उसकी जगह मैं ओपी से काम चलाऊंगा। जो इतनी बड़ी लाइन लिखनी पड़ती है उसकी जगह मैं ओक्यू से काम चलाऊंगा, तो हल्का हो जाएगा। फिर एक चीज और मान लो, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ने वाली है, पी क्यू आर नहीं ले सकते, एस ले लो, क्योंकि आर रिलेशन में दे रखा है, तो रिलेशन का नाम आर से है ना, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ओ एस, ये 3 दूरियां मान ली, बस कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। स्वतुल्य चेक करना है, करने लगो अब स्वतुल्य। इसलिए चेक करने के लिए मैं कहता हूं कि ए जो है अवयव है आर का, हाँ आर का नहीं, समुच्चय का, ए का। तब या इस ए की जगह अगर मैं पी लूंगा ना तो बड़ा ही आसान पड़ेगा, क्योंकि मान रखा है पी को। पी जो है अवयव है समुच्चय का। ठीक है, तो यदि ओपी बराबर ओपी होगा, हाँ जी होगा, तो इसका मतलब है पी कोमा पी अवयव होगा आर का, हाँ जी होगा। और अगर सेम का संबंध सेम से है तो वो संबंध सतुल्य होता है, तो इसे लिख दो, अतः संबंध सतुल्य है। दूसरा क्या चेक करते हैं हम, इतना ही हल्का है मेरे भाई। अब तुम सोचो कि सर ये तो बहुत ही हल्का लग रहा है, या कोई सोचे कि समझ में नहीं आ रहा, बहुत हल्का है। और ये अगर तुम्हें हल्का लगा तो इतना ही हल्का है,
मैं क्या करूंगा? तो ऐसे सवाल होते हैं, ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, जब से मैंने ये मान ली, अब इसमें ओपी बराबर ओपी, भाई कोई भी दूरी का सेम नाम है तो बराबर तो होगी, तो इसका मतलब पी कोमा पी अवयव है आर का। बिल्कुल सही बात है, अगर पी कोमा पी अवयव आर का है तो सैतुल्य है। हाँ जी है। समित के लिए क्या चेक करते हैं? समित के लिए होता है अगर मैं दो बिंदु ले लूं पी कोमा क्यू, अवयव है आर का, इसका मतलब समझो बस इसका मतलब है कि जो ओपी है वो बराबर है ओ क्यू के। पी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ओपी बराबर क्यू बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ओ क्यू के। ऐसी तो है रिलेशन में, बिंदु पी से मूल बिंदु की दूरी तथा बिंदु क्यू से मूल बिंदु की दूरी समान है। ठीक है दोस्त, यहां तक दिख रहा है? नीचे दिख रहा है मेरे मित्र? तो ओपी बराबर है ओ क्यू। अब यदि ओपी ओ क्यू के बराबर है, इसका मतलब ये भी तो हुआ कि ओ क्यू भी बराबर होगी ओपी के। और यदि ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं कि क्यू कोमा पी अवयव है आर का। यहाँ पी कोमा क्यू अवयव आर का, यहाँ क्यू कोमा पी अवयव आर का। इसका मतलब यह सममित है, क्योंकि सीधा भी मिल गया उल्टा भी मिल गया। अब तीसरा हम चेक करते हैं संक्रामक। संक्रामक इसमें क्या होता है? इसमें भी हम अवयव मानते हैं। जैसे मैं कहता हूं पी कोमा क्यू अवयव आर का तथा क्यू कोमा एस अवयव आर का। इनके मतलब क्या हुए? अगर ये दोनों रिलेशन में है, इसका मतलब है OP बराबर OQ। अगर ये दोनों रिलेशन में है, इसका मतलब OQ बराबर OS। वो हमने मान रखी है कि OS क्या है। ठीक है, अब देखो OP बराबर OQ, OQ बराबर OS, इसका मतलब ये नहीं निकला OP बराबर OQ बराबर OS, या हम कह सकते हैं OP जो है बराबर है OS के। और यदि OP OS के बराबर है तो P कोमा S अवयव है R का, अतः यह संक्रामक संबंध है। ठीक है, इतनी सी बात है। ये तुम्हें लाइन लिखनी पड़ेगी, मैं केवल है लिख देता हूँ, वो थोड़ा बचने के लिए लिखने से ना। लेकिन तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? अतः संबंध सतुल्य है, और यहाँ लिखना पड़ेगा अतः संबंध सम्मित है, और यहाँ लिखना पड़ेगा अतः संबंध संक्रामक संबंध है। ऐसे करके लिखते हैं, वो मैंने पहले लिख के दिखा दिया। इसको उतारो, बहुत अच्छा सवाल है, और इसका स्क्रीनशॉट लो वरना नहीं उतार रहे। और यही पूरा नहीं होता है, अभी थोड़ा सा और करना है इसमें, थोड़ा सा एक दो लाइन और है, उसको देखेंगे। ठीक है, इसको रफ करते हैं अब। चलो, अब इसका जो थोड़ा सा रह रहा है ना पार्ट, वो भी कर लेते हैं। ये हमसे कह रहा था पुनः सिद्ध कीजिए कि P नॉट इक्वल टू 0। मतलब जो तुम बिंदु P ले रहे हो ना, वो 0,0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब वो मूल बिंदु नहीं होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल नहीं होगा। से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। ये बिल्कुल सही बात है, इसका मैंने चित्र भी बनाया भी था। देखो क्या है वो तुम्हें समझ में अब आएगा। ऐसे करके हमने चतुर्थांश बनाया था, इसको x अक्ष माना था, इसको y अक्ष माना था, इसको हमने मूल बिंदु माना था यानी कि 0,0, ये वाला इंटरसेक्ट। अब P 0,0 नहीं है, यानी P इस बिंदु से कहीं अलग है। मैं यहां पे मान रहा हूं ये P है, और P से संबंधित सभी बिंदु, तो P से संबंधित कौन से बिंदु होंगे? जो इससे समान दूरी पर होंगे, वही तो P से संबंध रखेंगे। तो बस अब अगर ये यहां है, तो अगर ऐसे करके मैं बिंदु ढूंढ लूं जो समान दूरी पर